केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने होते हैं? तो ये बेसिकली 3 होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। आप लोगों ने समझा होगा इसी को। शब्द माध्य या औसत से केवल बोध होता है कि माध्य जो शब्द है उससे क्या बोध होता है, हमें ये पता चलता है औसत और इससे कि ये क्या है, गणितीय माध्य है। अगर हम स्थिति माध्य की बात करेंगे तो आपको मीडियन का नाम याद होना चाहिए। गुणोत्तर माध्य आपको बताएं इंडेक्स नंबर के अंदर जो जिस विधि के अंदर गुणोत्तर माध्य यूज किया जाता है वो आदर्श विधि मानी गई है। केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी मापों में सबसे अधिक स्थिर होता है। आपको बात करें कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सबसे अधिक जो स्थिर है वो कौन सा है? गणितीय माध्य। इसीलिए इसको क्या मानते हैं? सर्वोत्तम मानते हैं। माध्य का प्रकार, कितने प्रकार के माध्य आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं? तो 3 प्रकार के माध्य आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको गणितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, तीनों का ही पता होना चाहिए। भारित माध्य संबंधित है। भारित माध्य जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो ये आपकी आवर्ती से, फ्रीक्वेंसी से संबंधित होता है। नेक्स्ट, आवर्तियों को भार के रूप में भी जाना जाता है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम किसके रूप में जानते हैं? भार। इसीलिए देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है भारित माध्य संबंधित है, वो फ्रीक्वेंसी उसका आंसर इसलिए हो गया। ठीक है, तो ये बात क्या है आपकी? ट्रू है, सत्य है। आपने अपने गणितीय माध्यम से अवलोकनों के विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको संगणक का पता होना चाहिए। संगणक के अंदर पूछा गया था, याद रखिएगा। संगणक 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके जो गणितीय माध्यम से अवलोकनों के विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होगा। आपको अलग घुमा के पूछ सकता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मानिए कि बस ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि किनके अवलोकनों से हमारा जो विचलनों का योग जो है वो 0 होगा। अन अवलोकनों के एक समुच्चय को ज्योमेट्रिक मीन उनके गुणनफल का वर्गमूल होता है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोलता है कि n अवलोकनों का एक समुच्चय का ज्योमेट्रिक मीन उनके गुणनफल का वर्गमूल होता है। क्या होगा फिर? वो क्या हो जाएगा? nवा हो जाएगा। यानी जो नंबर है, जो n है हमारे पास, वही उसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल होता है उसका। गणितीय माध्य 5 से 8, 1, 6 विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होगा? बताइए कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि गणितीय माध्यमों से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है? 0 होता है। अगर आप करके देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। 8 में से 3 आ जाएंगे और 5 इसमें से क्या आ जाएंगे? माइनस के 4, 6 में से प्लस का 1। आप ये देखिए कि यहाँ पे -4 है, यहाँ पे प्लस का 4 बनना है, 0 आना है। ठीक है, 8, 4, 2 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि क्या होगा इसका गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। जितने भी आपके नंबर्स होंगे, जैसे 8, 4, 2, मेरे पास 3 नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 चौके 32 और 64 हो गया। 64 का अगर हम निकालेंगे क्यूब रूट तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब 64 आता है। तो ए ऑप्शन आप लोग इसमें करोगे। होता है अवलोकनों के व्युत्क्रमों के गणितीय माध्यम का व्युत्क्रम होता है। अब ये माध्य पूछ रखा है तो ये कौन सा है आपका? ये है हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य। गुणोत्तर माध्य कभी भी गुणोत्तर माध्य से कम नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आने वाला है, इसके अंदर देखिए ये सत्य बात है कि गणितीय माध्य जो है कभी भी गुणोत्तर माध्य से कम नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और गुणोत्तर माध्य हम किसमें यूज करते हैं? इंडेक्स नंबर के अंदर यूज कर सकते हैं। गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से कम होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी आपको बताना है कि ये बात क्या है आपकी? गलत है। गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से कम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर्वाधिक मध्यवर्ती मध्य का मूल्य जब उनका विस्तार के क्रम में रखा जाता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या बोला गया है वो चीज आपको समझनी है कि मध्यवर्ती, सर्वाधिक मध्यवर्ती यानी बीच की, जब उनको किस में रखा हो? विस्तार क्रम में रखा हो, तो हम क्या पते हैं? माध्यिका। क्योंकि हम पहले उसको क्या करते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग और ऑर्डर के अंदर सेट करते हैं, फिर उसके अंदर माध्य निकालते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखना है, ये स्थिति माध्य भी है। माध्यिका किनारों के मूल्य से प्रभावित होती है या नहीं होती है? ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े से टिपिकल लगेंगे, लेकिन ये बात क्या है? सत्य है, ये मूल्यों से प्रभावित होती है। 2, 5, 8, 4, 9, 6, 71 की माध्यिका क्या होगी? ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हमें पता है स्थिति माध्य निकालना है, तो 2, 4, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? 3, 3, 6 और 1 7 है। तो लास्ट में 71 आएगा, ये हमें पता है। 2, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया। तो 3 इधर, बीच वाला क्या हो गया? आपका माध्यिका होगी। तो ये आपका 6 आ गया, मीडियन जो आपकी 6 आ जाएगी। वह मूल्य जो अधिकतम आवृत्ति के साथ आता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अधिकतम आवृत्ति के साथ क्या कहलाएगा? तो इसमें ये कोई भी नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोड का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुलक है। L1 प्लस D1 इंटू सी बटे D1 प्लस D2 सूत्र में मॉडल वर्ग था वर्ग की आवृत्तियों के बीच अंतर होता है। कैसा अंतर होगा? यहाँ पे आपको देखना है पहली अनुगामी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको सही उत्तर चयन करना है जो खाली स्थान दिया हुआ है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूत्र मोड L1 प्लस D1 इंटू सी बटे D1 प्लस D2, इसका आंसर देखना है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है अगर उसको आप कर पाते हो तो ये नीचे वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे, बिकॉज आपको मोड का ही आपको क्या दिया हुआ है। अगर आप देखोगे कि मोड हम कैसे निकालते हैं, बहुलक जो है हम कैसे निकालते हैं, एक तो सर्वाधिक बारंबारता के ऊपर निकालते हैं, और ये दूसरा जो है सर्वाधिक यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप वाली आवर्ती वितरण हेतु माध्यिका के सूत्र में n क्या है? कुल आवर्ती
यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, आवर्ती घनत्व यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, और संचयी आवर्ती यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको बताना है कि ग्रुप वाली आवर्ती वितरण हेतु माध्यिका के सूत्र में हम n किसके लिए प्रयुक्त करेंगे। तो इसके लिए हम टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, n का यूज करते हैं। एंड लास्ट में वीडियो के अंदर निर्देश मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब सभी अवलोकन समान आवर्ती के साथ हो, क्या बोला हुआ है कि जब भी सभी अवलोकन समान आवर्ती के साथ हो तो विद्यमान नहीं होता। तो क्या विद्यमान नहीं होगा, फिर आपका बहुलक विद्यमान नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका बहुलक होता है। लेकिन यहाँ पे तो समान आवर्ती है भाई, हमारे जो सर दिए हैं उनके समान फ्रीक्वेंसी है, तो आप बहुलक नहीं पता कर सकते। सबके एक चीज और, बहुलक जो है निर्माणी संस्थाओं में ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको एक डेटा दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको अवलोकन का बहुलक निकालना है। तो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी वाला बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 4 को देख रहा हूँ मैं, 2 3 4 5, ऐसे ही आप जो परीक्षा में आपका पेपर आएगा ऑफलाइन पेपर, उसके ऊपर लिख के आप सीधा कर सकते हैं, आपको रफ कार्य करने की जरूरत नहीं। ये 5 बार है, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो मेरी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी आप देखोगे कि 5 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 5 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 22 का क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अवलोकनों हेतु बहुलक होगा, क्या बहुलक होगा इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अवलोकनों हेतु बहुलक है, कौन सा होगा बहुलक, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे 1 5 की बात करें 2, अगर 3 की बात करें 1 2, तो यहाँ पे 5 और 5 हमारा 2 बार है, 3 हमारा 2 बार है, फिर रह गया 4, 4 है ही नहीं। फिर 2 की बात करें तो 1 1 बार है। तो यहाँ पे आपका मिक्सअप जो है आपका बहुलक बन रहा है। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, बिकॉज आपको अगर जो बहुलक निकालना है तो आपको बारंबारता के हिसाब से निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अवलोकनों के एक सेट को, अवलोकनों के एक सेट का उनके योग को अवलोकनों की संख्या द्वारा देकर आई राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया गया है कि अवलोकनों का एक सेट है, उनका योग किया और उनकी अवलोकनों की संख्या यानी n का डिवाइड करके हम जो निकालते हैं उसको हम क्या बोलेंगे। तो बेसिकली बात है कि उसको हम गणितीय माध्य बोलते हैं। बस जैसे ये हो गया 2 4 8 और 10, इसका मुझे क्या निकालना, इसको मैंने जोड़ा 6 6 8 कितना हो गया 14 और 24 हो गया। अब मैंने इसके अवलोकन कितने हैं, n बराबर 4 है, तो मैंने इसका 4 डिवाइड किया, तो आप बोलोगे कि ये एवरेज है या फिर गणितीय माध्य है। नेक्स्ट, साधारण औसत कभी कभी कहलाता है। जो साधारण औसत निकालते हैं वो कभी कभी क्या हो जाता है, अभारित औसत भी हो जाता है। बिकॉज देखिए आप जब भी निकालते हो, अब ये जो निकाला हमने ये गणितीय माध्य भी है एवरेज भी है, बट कभी कभी एवरेज और गणितीय माध्य भी एक हो सकते हैं ना। तो उसी तौर पे आपसे पूछा गया, जब एक आवर्ती वितरण लिया जाता है तो मूल्यों की आवर्ती अपने भार के रूप में जानी जाती है। हम जब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो क्या आवर्तियां अपने भार के रूप में जाती है, यानी वेटेज के हिसाब से जानी जाती है क्या, यह क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रू है। हम इसको क्या मानते हैं, फिर भार मानते हैं वेटेज के हिसाब से। प्रत्येक अलग अलग मूल्य को किसके लिए केवल एक ही बार उपयोग बार ही लिया जाता है, प्रत्येक अलग अलग मूल्य को किसके लिए केवल एक ही बार लिया जाता है, तो वो क्या है, एवरेज, साधारण औसत बोल सकते हो आप और सिंपल मीन बोल सकते हो। प्रत्येक मूल्यों के लिए उतनी ही बार लिया जाता है जितनी बार वह आता है। तो ये क्या होगा आपका, वेटेज एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेटेज एवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्संबंधी भारों से चर के मूल्यों की गुणा करके फिर भारों के योग से गुणनफल के योग को विभाजित किया जाता है। क्या बोला, देखिए जैसे आपके पास मैंने बोला कि ये आपका क्या है, जो आपको वैल्यू दी हुई है, और दूसरा वाई क्या दिया आपको, वेटेज दिया, इनको हमने एक्स वाई निकाल दिया, ठीक है। अब आपका वाई का डिवाइड करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये होता है आपका भारित औसत यानी वेटेज एवरेज, ये होता है वेटेज एवरेज। साधारणतः भारित औसत केवल तभी समान होते हैं जब भार समान हो। ये बात सत्य है यार, ये बात एकदम ट्रू है कि आपका अगर भारित साधारण और भारित औसत तभी समान होगा जब आपका वेटेज जो है ना इक्वल हो। साधारण औसत तथा भारित औसत में प्रयुक्त औसत सामान्यतः बोध होता है। तो औसत शब्द लिया है आपने, वो किसके लिए है, वो आपका शब्द है, आप किसके लिए यूज कर रहे हो, वो गणितीय माध्य भी हो सकता है, गुणोत्तर माध्य भी, हरात्मक मीन भी हो सकता है, यानी आपके तीनों मीन हो सकते हैं। जो आपका अर्थमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। औसत को उनकी संख्या से अवलोकनों के एक समुच्चय के योग को विभाजित करके किया जाता है। औसत को उनकी संख्या से अवलोकनों के एक समुच्चय के योग को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, और फिर जो निकाला जाता है वो क्या होता है, आपका साधारण होता है। अगर भारों से गुणा करके और भारों का भाग देकर निकाला जाता है उसको हम भारित माध्य कहते हैं। आवर्तियों को सामान्यतः काम में लाया जाता है के रूप में, किसके रूप में लाया जाता है, भार के रूप में। नेक्स्ट देखिए, अवलोकनों के एक समुच्चय का योग उनकी संख्या की गुणा के बराबर होती है। किसके गुणा के बराबर होती है, गणितीय माध्य के गुणा के बराबर होती है। क्या होती है, अवलोकनों के एक समुच्चय का योग जो होगा उनकी संख्या गणितीय माध्य के गुणा के बराबर होगी। जैसे मैंने एक चीज समझिए, जैसे यहाँ पे हमने लिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 8 10 और 12 ये लिया मैंने, ठीक है, 22 8 30 और 32 हो गया, ठीक है। अब इसका मैंने औसत निकाला 4 करके 8, तो आप ये समझिए कि जो औसत है गणितीय माध्य है उसको अगर मैं नंबरों की संख्या से जो n जो है आपको उसको मल्टीपल करूंगा वो उसके योग के बराबर होगी। यही आपसे पूछा है कि अवलोकनों के एक समुच्चय का योग उनकी संख्या तथा क्या होगा, गणितीय माध्य की गुणा के बराबर होगा। बस यही बात पूछी है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। उनके गणितीय माध्यम से अवलोकनों के एक समुच्चय के विचलनों का योग सदैव क्या होता है। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 होता है, विचलन धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये क्या बात सत्य है या गलत है या फिर किस प्रकार है, तो ये बात सत्य है। अवलोकनों के एक समुच्चय, यहाँ पे विचलन बोला है, यहाँ से आपसे बोला नहीं है कि माध्य से विचलन लिया। विचलन किसी से ले सकते हैं, मीडियन से ले सकते हैं, मोड से ले सकते हैं,
अवलोकनों के एक समुच्चय के विचलनों के वर्गों का योग सबसे कम होता है जब विचलनों को किससे लिया जाए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है जब आप बात कर रहे हो संगणक की एग्जाम की, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि अवलोकनों के विचलनों के वर्गों का योग सबसे कम किस विचलन से आएगा, है ना, क्योंकि ये आपको शून्य याद रहता है, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन को बदल दिया गया कि विचलनों के वर्गों का योग जो है सबसे कम होता है जब विचलन किससे लिया जाए, आपका अंकगणितीय माध्य से लिया जाए, अर्थमेटिक मीन से लिया जाए, तो सबसे कम आएगा, याद रखना। अवलोकनों के एक निर्दिष्ट समुच्चय के लिए हरात्मक माध्य गुणात्तर माध्य से कम होता है। क्या यह बात सत्य है? तो ये मोर रिपीटेड है, पहले भी किया था, ये बात सत्य है। अवलोकनों के एक समुच्चय के लिए गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। क्या बोला कि जो समुच्चय से लिया गया गणितीय माध्य होगा, जो आपका अर्थमेटिक मीन होगा, वो होगा क्या, जो ज्योमेट्रिक मीन है आपसे, उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात सत्य है या फिर असत्य है? तो ये बात भी क्या आपकी ट्रू है, आपका अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। गुणोत्तर माध्य की गणना किसकी अपेक्षा कठिन है, यानी हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो किसकी अपेक्षा कठिन रहेगी, मतलब ज्यादा मुश्किल हमारे लिए कौन सा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं तो आपसे पूछूं कि गुणोत्तर माध्य की गणना करना ज्यादा कठिन है या फिर किसकी गणना इसकी तुलना में आसान होगी, यहाँ पे आपके पास तीन ही ऑप्शन है, अर्थमेटिक मीन, हरात्मक माध्य, माध्यिका। तो पहली चीज तो ये समझिए कि आपको यहाँ पे माध्य दिया हुआ है तो माध्य से कंपेयर कीजिए। आपका गणितीय माध्य होता है वो क्या होता है, सीधा जोड़ किया, नंबर का डिवाइड किया, हो गया। लेकिन आपको अगर मान लीजिए गुणोत्तर माध्य निकालना है, जैसे अगर मुझे ये दिया हुआ है 2 और 8, इसका मुझे निकालना है, तो गुणा 8 और इसका क्या निकाल दो, वर्गमूल, तो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन इसका अगर हमें क्यूबिक रूट निकालना है, जैसे मैंने इसको और कर दिया भाई, ये कर दिया, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, 4 आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, तो हमारा निकालना मुश्किल हो जाएगा। का समित प्रयोग होता है, खालिस्तान समित प्रयोग होता है किसका, हरात्मक माध्य का। हार्मोनिक मीन का क्या होता है, समित प्रयोग होता है। 8 1 6 का गणितीय माध्य क्या होगा, 8 कम 8 8 6 48, गणितीय माध्य पूछा है तो यहाँ पे गणितीय माध्य पूछा है, तो गणितीय माध्य क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 प्लस 6 बटे 3, ठीक है, 8 1 9 6 15 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको पूछता कि ज्योमेट्रिक मीन निकालिए तो इसका मल्टीपल करके हमें क्यूब रूट करना पड़ता है क्योंकि 3 संख्याएं हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है, एन लिखना होता है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे जितनी भी संख्याएं होगी उसका रूट लेना पड़ेगा। को एक आवर्ती बंधन से खुले सिरे वाले अंतरालों के साथ निकाला जाता है, किसको, यही तो पूछा है कि किसको निकाला जाता है, खुले सिरे वाली, तो माध्यिका जो होती है आवर्ती बंटन के खुले सिरे वाले अंतरालों के साथ निकाली जाती है। किसकी गणना में सभी मदों के मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें प्रत्येक जो मद होती है वो प्रभावित होती है, वो क्या होता है, माध्य। जैसे आपका कोई भी संख्या, जैसे हमें जैसे आपको अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ से मुझे अगर ज्योमेट्रिक जो माध्यिका निकालनी है उसके अंदर आप किसको फोकस करोगे कि बीच वाली संख्या क्या है, स्थिति माध्य है ये। और अगर मैं बहुलक की बोलूं तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बोलूं गणितीय माध्य क्या है, तो आप बोलोगे कि हर पद का मूल्य है उसको जोड़ा जाएगा और फिर उसमें डिवाइड किया जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीजें आपको हर टॉपिक के अंदर मदद करती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। और ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो काम आते ही है, कॉमर्स वालों के अंदर। किस मामले में परले सिरे की मदों के मूल्य को कोई प्रभाव नहीं होता, किस मामले में परले सिरे की मदों के मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो है माध्यिका। जब भी आपको आवर्ती या फिर आपको श्रेणी की बात करेगा तो उसमें माध्यिका का ही रोल मिलेगा। एक एकांकी शीर्ष तथा दाईं और मध्यम सी विषमता के साथ एक वितरण के मामले में वितरण के सकेंद्र के निकट होता है। कौन सा निकट होगा, मध्य, बिकॉज इसमें क्या होती है, मिडिल चीजें हम ढूंढते हैं भाई। स्थिति माध्य है तो हम क्या है, एकदम बीच की चीजें। यदि चर x तथा z ऐसे संबंधित है कि z बराबर ax प्लस b है और प्रत्येक x बराबर x1 है, जहाँ a और b क्या है, कॉन्टिन्यूस है, सतत है। सतत का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस, लगातार। तब z बार और ax बार प्लस b का मतलब क्या बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये आपसे बात पूछिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, अगर आप करना चाहो तो ये सत्य होता है। आपसे पूछा गया है कि z बार बराबर क्या हो जाएगा, ax बार और प्लस b हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सत्य है। ज्योमेट्रिक मीन केवल परिभाषित होता है जब, कब होगा परिभाषित, ये होगा जब सभी अवलोकनों के समान चिन्ह हो और कोई भी शून्य नहीं हो। अगर मान लीजिए कि मैंने ये बोला कि भाई 4 गुना 4 गुना 4, अब बताइए मुझे ज्योमेट्रिक मीन, तो आप बोलोगे कि ज्योमेट्रिक मीन के अंदर 0 आ गया तो ये सभी चीजों को 0 कर देगा और इसका रूट निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। दूसरी चीज, अब जब भी आप देखिए, कभी भी आप देखिएगा कि अगर 16 ये दिया हुआ है ना, तो इसका हम निकाल सकते हैं रूट। अगर -16 दिया, क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका -4 का स्क्वायर भी क्या होता है, +16 होता है, और +4 का स्क्वायर भी क्या होता है, +16 होता है। इसका मतलब यह है कि -16 का कोई भी रूट नहीं होता और ज्योमेट्रिक मीन आपका नहीं निकल सकता। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अनुपातों, दरों और प्रतिशतों के औसतन में उपयोगी क्या होता है, ये आपसे पूछा, 49 क्वेश्चन है। गुणोत्तर माध्य होता है, बी ऑप्शन आप लोग करोगे। सूचकांकों की रचना में गुणोत्तर माध्य उपयोगी होता है। क्या यह बात सत्य है क्या? हाँ सत्य है, क्योंकि गुणोत्तर माध्य हम किसमें यूज लेते हैं, आइडियल इंडेक्स में लेते हैं। आइडियल इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आदर्श सूचकांक कौन सा, फीसर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। गुणोत्तर माध्य में अंक गणितीय माध्य की अपेक्षा
अधिक कठिन गणनाओं का समावेश होता है, ये बात सत्य है या फिर असत्य है? क्या बोला हुआ कि गणितीय माध्य जो होता है वो अंकगणितीय माध्य की अपेक्षा अधिक कठिन कठिन गणनाओं यानी आपकी जो काउंटिंग है वो ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये बात सत्य है। किस प्रकार सत्य है? आपको पता है कि हम जो गणितीय माध्य जो होते हैं, अर्थमेटिक मीन होता है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैंने बोला 8 1 4 है, इसका अगर हम गणितीय माध्य निकालना है तो 13/3 आप कर दोगे ना। इसको अगर निकालना है, अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा, 32 आएगा और इसको फिर क्यूब रूट करोगे तो फिर पॉइंटों के अंदर जैसे मुश्किल हो जाता है ना। यही बात बोली गई है। हरात्मक माध्य को परिभाषित किया जाता है जब अवलोकनों की संख्या क्या हो, जब आपको अवलोकन कितने दिए हो, आपको 0 दिया हो, तभी हम किसकी बात करते हैं? हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। जब मूल्य समान आवृत्ति के साथ उत्पन्न होते हैं तो कोई नहीं होता। देखिए समान आवृत्ति के साथ उत्पन्न हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? समान आवृत्ति के साथ, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल है। फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो हम बहुलक नहीं निकाल सकते, बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्या होता है? बहुलक होता है। अब सबकी समान है तो हमें पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? बीजगणितीय रूप से नहीं निकाला जा सकता। अगर आप बीजगणित की बात करें तो हम क्या नहीं निकाल सकते? तो हम माध्य नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सॉरी यहाँ पे आपका जो आएगा वो क्या आएगा? बहुलक आएगा, क्योंकि माध्य तो हम निकाल सकते हैं बीजगणितीय रूप से भी, लेकिन बहुलक नहीं निकालते, बिकॉज इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी उसको ही हम बहुलक मानते हैं। की गणना हेतु डाटा को आवर्ती वितरण के रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अब जो डाटा है उसकी जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है उसके रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो ये कौन सा है आपका? तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 56। तो ये आपकी माध्यिका, सॉरी यहाँ पे गणना हेतु, तो हम इसको क्या हो जाएगा इसका आंसर? की गणना हेतु डाटा को आवर्ती वितरण के साथ आवर्ती वितरण के रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट, संचयी आवर्ती के संबंध में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए चाहिए? माध्यिका के लिए चाहिए। आपको बोलता है कम्युलेटिव, ठीक है। आप सीएफ कैसे में निकालते हो? सीएफ की बात कर रहा है, सीएफ हम माध्यिका में निकालते हैं। सर्वाधिक आवर्ती के तत्व संबंध चर का मूल्य होता है। सर्वाधिक आवर्ती के तत्व संबंध चर का मूल्य क्या होता है? तो ये आपको पता है। सर्वाधिक हम किस में लेते हैं? बहुलक के अंदर। फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसको ही हम क्या मानते हैं? बहुलक। तो यहीं पे बोला कि सर्वाधिक आवर्ती वर्ग जिसमें बहुलक संबंध रखता है जाना जाता है। जिस वर्ग से, जैसे हमें ये पता होता है ना, जैसे 10 0 से 10 लिख दिया, 10 से 20 लिख दिया, 20 से 30 लिख दिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 5 है। तो ये हमने सुन लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो वो वर्ग क्या कहलाएगा? यानी वर्ग का मतलब क्या है? ये जो 10 से 20 है ना, ये है वर्ग। अब ये वर्ग क्या कहलाने लग जाएगा भाई? हमें वर्ग का पता चल गया, तो ये वर्ग क्या कहलाएगा? ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक का सूत्र लागू होता है यदि वर्गों की क्या हो? वर्गों की क्या हो? वर्गों की अगर आपकी समान या असमान फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वो हो, तो भी हमारा क्या लग जाएगा? उत्तर लागू हो जाएगा, बिकॉज हम इसमें किसी भी निम्न सीमा के अंदर लेते हैं और इसके अंदर, लेकिन आपका माध्यिका में नहीं लगता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पेश दिया हुआ की गणना के लिए हमको संचयी आवर्ती वितरण बनाना होता है। किसके लिए हम सीएफ बनाते हैं? बेसिकली आपको पता है सीएफ हम किसके लिए बनाते हैं? माध्यिका के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, की गणना हेतु ग्रुप वाली आवर्ती वितरण बनाना होता है। हमें ग्रुप वाली आवर्ती वितरण किसके लिए बनाना पड़ता है? बहुलक के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुलक वर्ग चाहिए। मध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो इस चीज को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा x बार माइनस m बराबर 3m माइनस z। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस यही फॉर्मूला आपको इससे बन जाएगा। जैसे माध्य m है और माध्यिका, सॉरी यहाँ पे x बार आएगा। ये माध्यिका किसको m से डिनोट करते हैं? बराबर 3, माध्य को फिर से x बार से और बहुलक को किससे? z से। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे x कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए। बस आपको ये जो है ना डिफरेंस पता होना चाहिए कि माध्य से माध्यिका निकालेंगे और बराबर किसकी हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई इंटू क्या हो जाएगी? जो आपका माध्य है और जो बहुलक है उसका डिफरेंस होता है वो इसके इक्वल होगा। जब वितरण सममित हो तो माध्य, माध्यिका और बहुलक होगा तो क्या होगा? देखिए मेल खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो इसमें क्या होगा? आपका मेल खाएंगे। जब वितरण क्या हो? समित हो, सिमेट्रिकल हो, तो आपका क्या आएगा? मेल खाते हैं। ये माध्य, माध्यिका, बहुलक बराबर होते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक बराबर होते हैं। कब होते हैं ये बराबर? जब आपका क्या हो? प्रसामान्य बंटन हो। क्या हो? प्रसामान्य बंटन हो। अधिकांश आवर्ती वितरण में देखा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक, उपसाधित संबंध का पालन करते हैं कि बशर्ते कि वितरण क्या होना चाहिए? आपके उपसाधित संबंध का जो पालन करते हैं, लेकिन उसके लिए वितरण कैसा होना चाहिए? वितरण कैसा होना चाहिए ये आपसे पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए अत्यंत विस्मित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अत्यंत विस्मित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगा? फिर आपका ये जो संबंध है वो पालन नहीं करेंगे। ठीक है। अवलोकनों की संख्या को दो बराबर बराबर भागों में कौन बांटता है? तो आपको पता है मिडिल में कौन आती है? माध्यिका आती है। तो यही है, इसको दो बराबर भागों में बांट सकती है। जैसे 1 2 3 4 5 लिखा है तो हमें बताएगा कि जो हमारी माध्यिका है वो क्या होगी? 10+1 यानी हमारी 5 संख्या, 5+1/2 यानी 6/2 यानी 3। तीसरी संख्या हो जाएगी तो ये 3। ये इसको दोनों बराबर भागों में बांट दिया, इधर 2 बच गया, इधर 2 बच गया। ठीक है। माप उनका विभाजन या विभक्त करने हेतु काम में लिया जाता है। भागों की एक नियत संख्या में अवलोकनों की सामूहिक रूप से जाना जाता है। क्या है? भागों की एक नियत संख्या में अवलोकनों को सामूहिक रूप से क्या मानते हैं? हम क्या किस नाम से जानते हैं? वो आपसे पूछा है। तो इसको हम विभाजन मूल्य भी बोलते हैं और चतुर्थक भी बोलते हैं। ये क्या करता है? माप जिनका विभाजन या विभक्त करने हेतु काम में लिया जाता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? विभाजन मूल्य भी बोल सकते हैं और चतुर्थक भी बोल सकते हैं। अवलोकनों के एक समुच्चय को सर्वाधिक मूल्य क्या होता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या होगा आपका? अवलोकनों के एक समुच्चय का सर्वाधिक मध्य मूल्य क्या होगा? मध्य मूल्य पूछा, यहाँ पे सर्वाधिक मूल्य नहीं पूछा। सर्वाधिक मूल्य पूछता तो क्या बताते आप लोग? बहुलक। लेकिन अगर मध्य मूल्य पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग? माध्यिका।
क्या बोला है कि अपेक्षा छोटी अवलोकनों की संख्या ठीक उतनी ही होती है जितनी उससे अधिक होने वाली संख्या होती है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके माध्यिका की। कैसी बात कर रहा है ये बताने, देखिए यहां से अगर मैंने लिख दिया 6 7 5 4 10, तो इसमें आप लोग बोलोगे कि इसके अंदर माध्यिका निकालिए। तो पहले सबसे पहले तो आप लोग ये बोलोगे इसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। तो हमने इसको बढ़ते क्रम में लगा दिया है और इसकी माध्यिका निकालते हैं तो 6 आएगा। तो ये बोलता है कि अपेक्षा छोटे अवलोकनों की संख्या ठीक उतनी होती है। तो छोटे अवलोकनों की संख्या कितनी है, 2, तो उतनी ही क्या होगी, अधिक अवलोकनों वालों की संख्या होगी। तो यहाँ पे अधिक अवलोकन जो है उनकी संख्या भी कितनी है, 2 है। संचय प्रवृत्ति n/2 के संबंध चर का मूल्य होता है। तो इसका मूल्य सबको पता है, ये तो सिंपल सा बात है। 2 में बांटा है तो माध्यिका हो जाएगी, 4 में बांटा तो फिर चतुर्थक होता। कुल अवलोकनों को 4 समान भागों में बांटा जाता है तो चतुर्थांश हो गया, ठीक है। चतुर्थ माने 4 और अंश माने टुकड़े, ठीक है। चतुर्थक को उच्च चतुर्थक के रूप में जाना जाता है। कौन से चतुर्थक को जो है हम उच्च चतुर्थक के रूप में जानते हैं, तो वो तीसरा होता है, Q3 जिसको हम बोलते हैं। निचला चतुर्थक होता है तो सबको पता है कि सबसे ऊपर वाला हमने बता दिया कि Q3 होता है। तो आपसे पूछेगा कि निचला चतुर्थक क्या होता है, भाई निचला चतुर्थक फिर क्या हो जाएगा, पहला चतुर्थक होगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। निचले चतुर्थक की अपेक्षा कम वाले अवलोकनों की संख्या ठीक उतनी होती है जितनी निचले और तथा बीच के चतुर्थक के बीच में होती है। तो ये बोलता है कि Q1 और Q2 और Q3, यही तो बात बोली आपने। तो ये जो Q1 है और ये जो इनके बीच की जो संख्याएं हैं, इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये बोला है इसने, क्या बोला है, निचले चतुर्थक को अपेक्षा कम वाले अवलोकनों की संख्या ठीक उतनी होती है जितने निचले तथा बीच के चतुर्थक के बीच में होती है। तो ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, 100% सही है। को केंद्रीय प्रवृत्ति विचलन तथा विषमता के मापांकन हेतु काम में लिया जाता है। किस को लिया जाता है, विषमता के मापांकन के लिए हमें काम में लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं चतुर्थक, ठीक है। विचलन और विषमता के लिए हम किसको काम में लेते हैं, चतुर्थकों को। द्वितीय चतुर्थक किसको माना जाता है, तो सबको पता है द्वितीय चतुर्थक क्या हो जाएगा, मध्य की बात की मैंने मध्य की बात की तो माध्यिका हो जाएगी। ये देखिए Q1 Q2 Q3, तो ये तो बीच में, तो ये क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। निचले तथा ऊपरी चतुर्थकों की व्याख्या हेतु काम में लिया जाता है। किसको हम काम में लेंगे इनकी व्याख्या हेतु, चतुर्थक विचलन को, क्वार्टरली डेविएशन को बोलते हैं। तीनों चतुर्थकों को काम में लिया जाता है। किसके सूत्र में तीनों चतुर्थकों को काम में लिया जाते हैं, बाउले के सूत्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आपको पूछ सकता है कि किसके सूत्र में हम तीनों चतुर्थकों को काम में लेंगे। पहले चतुर्थक के से कम आवर्ती निम्न के बराबर होती है। जो पहला चतुर्थक होता है उसकी जो आवर्ती है किसके आवर्ती के निम्न के बराबर होती है, तो n/4 के बराबर होती है। जब भी आप n/4 करोगे तो ये पहले चतुर्थक को दर्शाएगा। पहली तथा दूसरे चतुर्थक के बीच अंतर्गत निम्न के बराबर होती है। पहला जो चतुर्थक है और दूसरा जो चतुर्थक है उसके अंतर्गत निम्न के बराबर क्या होगी, आपकी होगी, बताइए आवर्ती। तो यहाँ पे 3n/4 दे रखा है। हमें किसके किसके बारे में लेना है, हमें लेना है पहले और चतुर्थक के बीच में, दूसरे चतुर्थक के बीच में। तो n/5 हो जाएगा, n/5 हो जाएगा, बिकॉज वो क्या होगा, n/4 होगा, दूसरा क्या होगा, 2n/4 होगा। दूसरे और ऊपरी चतुर्थक के बीच आवर्ती के निम्न के बराबर होगी। दूसरे और ऊपरी, अगर हमने पहले और दूसरे के बीच में n/5 बोला तो फिर आपको बताना है कि दूसरे और ऊपरी चतुर्थक यानी Q2 और Q3 के बीच में क्या होगा फिर, तो इसमें क्या होगा, n/4 होगा। ऊपरी चतुर्थक के ऊपर आवर्ती निम्न के बराबर होगी। ऊपरी चतुर्थक के जो ऊपर आवर्ती होगी वो किसके बराबर होगी, 3n/4 के बराबर होगी। क्या होगी, 3n/4 के बराबर। ऊपरी चतुर्थक के ऊपर आवर्ती निम्न के बराबर होगी, 3n/4 के बराबर होगी। बिकॉज हम ऊपरी चतुर्थक कैसे निकालते हैं, 3n/4 से निकालते हैं। पहले चतुर्थक के संबंध में संचयी आवर्ती होती है। पहले जो चतुर्थक होगा उसके संबंध में CF आवर्ती कौन सी होगी, कितनी होगी, तो यहाँ पे n/2 दे रखा है, n/4 दे रखा है। इसमें से हमें एक उत्तर चुनना है। तो पहला चतुर्थक है n/4, दूसरा चतुर्थक बोले तो 2n/4 है ना भाई। दूसरा चतुर्थक बोलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2n/4 हो जाएगा। अगर हमें बात करें तीसरा ऊपरी चतुर्थक पूछे, ऊपरा यानी तीसरा हो सकता है, अभी तीसरा बोला हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n/4 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, ये सब कर सकते हो। वे मूल्य जो अवलोकनों की कुल संख्या को 10 भागों में बांटते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये इसके नाम से ही दशमांश, कुल दशमांश होते हैं। कितने होंगे, देखिए हमने जब Q3 निकाला तो कितने, 4 हम निकालते हैं चतुर्थक, लेकिन उसमें होते कितने, 3 होते हैं। तो इसमें क्या होगा, D1 से D9 तक 9 ही होंगे। कितने होंगे, D1 से D9 तक 9 ही होंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले दशमांश के संबंध में संचयी आवृत्ति क्या होगी, तो वो तो सीधा सा सिस्टम है कि हम अगर हमने निकाला कि पहला चतुर्थांश n/4, अब हमें 10 में से निकालने हैं, पहला तो n/10 होगा, है ना, n/10 हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग सही करोगे। इसमें नेक्स्ट में बोला पांचवा कितना होगा, तो देखिए 1 से हमें, देखिए 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें देखिए आधा जो है, पांचवा क्या आ रहा है, आधा आ रहा है ना, पांचवा, तो पांचवा माध्यिका के बराबर होगा क्योंकि बीच की संख्या है। वे मूल्य जो अवलोकनों की कुल संख्या को 100 में बांटे तो शतांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतांश हो जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरा दशमांश क्या होगा, अगर हम बात करें दूसरा दशमांश क्या होगा, तो हम दूसरा दशमांश निकाल सकते हैं। दशमांश बोला है, यहाँ पे शतांश नहीं बोला, 2n/10 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2n/100 नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे दशमांश बोला है।
नेक्स्ट है कुल शतांश कितने होते हैं। अब वही बात आ गई कि अब कुल शतांश कितने होंगे, तो मैंने पहले आपको दशमांश बताए थे, उसी तरह आप शतमांश निकाल सकते हो। ये कितने होंगे, 99 से होंगे, 1 से लेकर 99। अब इसके अंदर देखिए जो बीच की संख्या आती है ना, वही आपका क्या हो जाएगा। अगर 1 से 100 तक लिखेंगे और आप बोलोगे कि मध्य 50 होता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर 50 मान लीजिए 50 बीच का है, 50 इधर छोड़ दिया, 50 इधर छोड़ दिया, तो इधर 49 बचेगा, इधर 50 बचेगा, तभी तो 99 होगा। तो इसमें 49 जो आपका ये जो है, ये बीच में नहीं होता। इसमें से आपको जो है 1 से 99 तक का जो बीच का होता है ना, वो 50 होता है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इनसे उलझा सकता है। 10वां शतमांश के बराबर होता है। 10वां शतांश जो है किसके बराबर होता है, पहले दशमांश के बराबर होगा। कैसे समझिए इस चीज को, कि मैंने बोला कि पहला दशमांश कितना होगा, आप बोलोगे n/10 होगा। और मैंने बोला 10वां शतांश किसके बराबर होगा, तो 10 n/100 होगा। तो एक जीरो से एक जीरो का काट दिया, बच गया कितना, n/10 बच गया। तो ये बराबर होता है। 10वां शतांश किसके बराबर होगा, पहले दशमांश के बराबर होगा। 50वां शतांश माना जाता है, क्या माना जाएगा, देखिए 50वां शतांश में लिख लेता हूँ 50/100 n, ठीक है। तो ये देखिए 1/2 आ जाएगा, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरा चतुर्थक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दूसरा चतुर्थक। ये तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। और 50वां दशमांश कैसे बोल सकते हैं, 5वां दशमांश बोल सकते हैं इसको, 5वां दशमांश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आप आराम से कर सकते हैं। अगर बोले तो यहाँ पे दूसरा चतुर्थक होगा, दूसरा, बिकॉज 50वां लिखा ना, 50/100, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे n/2 बच जाएगा। n/2 क्या होता है, वो तो 2n/4 होगा। तो ये दूसरा चतुर्थक भी नहीं होगा। इसमें आप दशमांश ही करोगे, 50/100, तो ये 5/10, ये 5वां दशमांश होगा, याद रखिएगा 5वां दशमांश होगा। ए ऑप्शन आप कर लीजिए इसमें, और बाकी का नहीं होगा। 20वां शतमांश किसके बराबर होगा, देखिए 20वां लिखेंगे, 20/100, एक जीरो से एक बच गया, तो दूसरा दशमांश जरूर बन रहा है, दूसरा दशमांश बन रहा है, तो सी ऑप्शन करोगे। चतुर्थक 3 माइनस चतुर्थक 1/2, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझिए। यहाँ पे बोला कि चतुर्थक 3, Q3 माइनस Q1/2, तो ये क्या बन जाएगा, चतुर्थक विचलन बन जाएगा। ये तो फॉर्मूला होता है, Q3 माइनस Q1/2, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है चतुर्थक विचलन का। पहला शतमांश दूसरे शतमांश से कम होता है, पहला शतमांश जो है दूसरे शतमांश से कम होता है। ये बात क्या है आपकी, सत्य है। बिकॉज पहला शतमांश कितना होता है, 1/100, यानी 100 में से एक भाग, और दूसरा कितना होता है, 100 2/100, यानी 100 में से दूसरा भाग। तो ये पहला तो अपने आप ही छोटा है। 25वां शतमांश किसके बराबर होगा, देखिए 25/100 लिखिए, 1/4 बचेगा, तो ये पहले चतुर्थक के बराबर होगा। 90वां शतमांश किसके बराबर होगा, 90/100 लिखिए, एक जीरो से एक जीरो, 9/10, यानी 9वां दशमांश बनेगा। 9वां दशमांश, पहला दशमांश दूसरे दशमांश से बड़ा होता है। पहला दशमांश दूसरे से कैसे बड़े हो सकता है भाई, ये तो बिल्कुल भी क्या है, गलत है, असत्य है। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 101 से चतुर्थक विचलन एक विचलन माप है, क्या बोला कि चतुर्थक विचलन जो है एक विचलन माप है। तो बेसिकली ये बात तो सही है कि आपका जो चतुर्थक विचलन क्वार्टिल डिविएशन है वो एक क्या है, विचलन माप है। चतुर्थक विचलनों की व्याख्या हेतु क्या करते हैं हम, अगर हमें चतुर्थक विचलन निकालना है तो हमें क्या चाहिएगा, एक तो हमें चाहिए निचला यानी Q1, और एक चाहिए ऊपरी यानी Q3। चतुर्थक चाहिए Q3 माइनस Q1/2। चतुर्थक दशमांश शतमांश की गणना ग्राफ द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इससे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया हुआ है, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना। आवर्ती शीर्ष आप समझते हो, फ्रीक्वेंसी जो आपका फ्रीक्वेंसी के अंदर टॉप है, हिस्टोग्राम आपका ग्राफ होता है। तोरण, तोरण का मतलब होता है भेदना। अगर मतलब हिंदी के अंदर हम इसको वर्ड को समझे तो ये भेदना है। एक तोरण वर्ड आता है हिस्ट्री के अंदर भी, जब आप बौद्ध साहित्य पढ़ते हो तब आपके जो बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं उनके ऊपर एक गेट बनता था जिसको हम क्या बोलते थे, तोरण, जो मेन गेट होता था वो, ठीक है। यहाँ पे तोरण क्या है, भेदना, जहां पे आपका ग्राफ भेदता है। तो यहाँ पे चतुर्थक दशमांश शतमांश की गणना हम ग्राफ से कर सकते हैं, तोरण के माध्यम से। सातवां दशमांश तोरण के ऊपर उस बिंदु का उठान होता है जो ऑर्डिनेट है। अब सातवां पूछा है 7, ठीक है, और दशमांश पूछा है तो 7/10, और n क्या हो जाएगा हमारे नंबर, तो 7/7 n/10 हो जाएगा। माध्यिका की स्थिति क्या है, n+1/2 है। पहले चतुर्थांक की स्थिति क्या हो जाएगी फिर, n+1/4, या तीसरे की पूछेगा तो 3 n+1/4, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरे की भी पूछिए तो हमें बता देंगे, 3 डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई है n+1/4। के की आपका दशमांश पूछा है तो के तो हमारा नंबर हो गया, और के हमारा नंबर हो गया, n हमारी संख्या है, तो यहाँ पे हमें दशमांश निकालना है तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। शतमांश की स्थिति पूछनी है तो के, यानी शतमांश में हमें के का पता चाहिए, तो के हमें वैल्यू पता नहीं है तो के का के आ जाएगा, और डिवाइड में 100 लग जाएगा। संचयी आवर्ती के समक्ष मूल्य के बराबर होता है n+1/2 साधारण आवर्ती वितरण से। देखिए क्या बोला हुआ है, जो संचयी आवर्ती यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, के समक्ष मूल्य के बराबर होता है क्या, n+1/2। तो किसके समक्ष होता है, ये आपसे पूछा है। तो n+2 है, तो ये हमारा माध्यिका के क्या होगा, समक्ष होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, क्योंकि हमारा Q1 निकलता है, माध्यिका आ जाती है, Q3 आता है, ऐसे ही तो आते हैं। तो ये आपके किसके समक्ष होगा, माध्यिका के समक्ष होगा, अगर n+1/2 कर रहे हो तो। संचयी आवर्ती के समक्ष मूल्य के बराबर होता है 3
इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 4 साधारण आवर्ती से किसमें होगा, तीसरा चतुर्थक हो गया। संचयी आवर्ती के समक्ष मूल्य के बराबर 3 ब्रैकेट n प्लस वन डिवाइड बाई 4 साधारण आवर्ती से क्या होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये फिर से सेम क्वेश्चन ऊपर वाला जो है रिपीट क्या है आपका सी आंसर हो जाएगा इसके अंदर भी, तीसरा चतुर्थक। संचयी आवर्ती के समक्ष मूल्य के बराबर k n प्लस वन डिवाइड बाई 10, तो ये 10 k क्या हो जाएगा, कौन सा k 10 दशमांश हो जाएगा, बिकॉज 10 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो ये शतांश हो जाएगा। ये रहा बी ऑप्शन में। ग्रुप वाली आवर्ती वितरण हेतु संचयी आवर्ती के n/2 के समक्ष मूल्य के बराबर होता है, तो n/2 किसके मूल्य के बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपकी माध्यिका के बराबर होगा। n/4 पूछे तो ये प्रथम चतुर्थक के बराबर होगा। 3n/4 पूछे तो ये तीसरे चतुर्थक के बराबर होगा। kn डिवाइड बाई 10 पूछे तो ये k के दशमांश के बराबर हो जाएगा। kn 100 पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, k शतांश हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है, इसमें आप कर सकते हो। ऑग्यू में ऑर्डिनेट n डिवाइड बाई 2 के समतुल्य उठान है, ठीक है। तो सेम चीजें आपको रिपीट करवा रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज ना हो इसलिए ये सारे क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप लोग कि भाई अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन और सेम ऊपर हमने पूछा के n प्लस वन, तो इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए पूछा है। तो यहाँ पे भी n/2 दे रखा है तो माध्यिका, n/4 दे रखा है तो आपका पहला चतुर्थक, 3n/4 दे रखा है तो तीसरा चतुर्थक। यहाँ पे क्या दिया हुआ k दशमांश दिया हुआ है तो k n 10/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीजों के ऊपर भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा में कुछ ऐड करके दे दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही बात समझाने के लिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, बिकॉज अगर मान लीजिए यहाँ पे ये वर्ड दे दिया तो आप लोग क्या सोचोगे कि इसका मतलब कुछ और होता होगा। यहाँ पे देखिए कह लिए माध्यिका की स्थिति ज्ञात कीजिए, माध्यिका की स्थिति क्या होगी, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सम संख्या के साथ 1 जुड़ेगा, ठीक है। सम संख्या के साथ क्या जुड़ेगा, 1 क्यों जुड़ता है ये और देख लीजिए। देखिए जैसे मैं 5 संख्या लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, अब आप बोलोगे कि अगर मैं इसमें जाता हूं तो आप बोलोगे कि सही है, ये क्या हो जाएगी आपकी माध्यिका हो जाएगी, बिकॉज इधर भी 2 पद बचे हुए हैं और इधर भी 2 पद बचे हुए हैं। अगर मैं एक और संख्या ऐड कर दूं इसके अंदर, जैसे आपको बोला कि 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे कि 3 माध्यिका हो सकती है, बट नहीं होगा ना। 3 कैसे हो सकता है ये बताइए, 3 हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे अगर आप 3 लेते हो तो इधर 3 पद बच गए, इधर 2 बच गए, जबकि बचने क्या चाहिए, बराबर बचने चाहिए। तो आप इस मसले को हल कैसे करोगे कि आपके जो 6 अंक है प्लस 1 कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो ये 3.5 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इनका 3.5 का मतलब क्या है, इन दोनों संख्याओं का माध्य है, इन दोनों संख्याओं का माध्य है, ठीक है, जो कि 3.5 होगा। तो आप बोलोगे 3.5 होगा, तो हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 इनके बीच 3.5 होता है, ठीक है। तो 3 पद इधर है, 3 पद इधर है। इससे आप क्या कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये एवरेज के अंदर आता है, कभी ना कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आप इजीली कर पाओगे हर स्टेप को। यहाँ देखिए पहला चतुर्थक की स्थिति बतानी है, पहले चतुर्थक की आपको स्थिति बतानी है, कितने पद है, 3 और 7 है, ठीक है। कितने पद है हमारे, 7 है, तो पहला चतुर्थक कितना हो जाएगा, हाँ वही हो जाएगा, 7 प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 4 करोगे तो 2 आ जाएगा आराम से। अब यहाँ पे तीसरे चतुर्थक की स्थिति बतानी है, 3 4 7 है, 8 8 6 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा 6, क्योंकि 7 प्लस 1 7 प्लस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 का डिवाइड करना है, इधर करेंगे 3 गुणा कितने हैं हमारे पास 8 हो जाएंगे, 8/4, तो 2 से काटा तो 6, आराम से कर सकते हो ये क्वेश्चन, तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूल्य प्रति किलो रुपए दे रखे 45 50 30 किलोग्राम खरीदे गए तो 40 60 कुल आवर्ती है, ठीक है। इधर एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इधर प्राइस दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि टोटल जो है आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो सबको ऐड ही करना होता है, सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 140 और 160 200 हो जाएगा। अगर आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है या फिर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अगर मान लीजिए कि अगर आपका घट रहा है बढ़ रहा है ना, अगर इस सीक्वेंस में नहीं चल रहा तो फिर ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर ये ऐसे चलता है 40 60 100 तो हमें लगता है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज इधर जुड़ के आ रहा है कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक रोड की लंबाई को टेप द्वारा 100 बार मापा गया, आपको इन 10 निर्धारणों के औसत द्वारा रोड की लंबाई का अनुमान लगाना है कि रोड की लंबाई कितनी होगी, औसत द्वारा लगाना है। तो हम कौन सा माध्य उपयुक्त करेंगे सब में, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम अर्थमेटिक मीन लेंगे, क्योंकि 10 बार मापा गया है, एक रोड की लंबाई को 10 बार मापा गया है, और इन 10 निर्धारणों के औसत द्वारा रोड की, तो हम क्या करेंगे, 10 बार जो नापा है उनका योग और बटे क्या हो जाएगा 10, तो औसत हमारा निकल के आ जाएगा। एक व्यक्ति 10 अलग अलग बाजारों में 5 रुपए मूल्य के अंडे खरीदे, आपको सभी बाजारों को लेकर प्रति अंडों की औसत संख्या ज्ञात करनी है, इस दशा में कौन सा औसत उपयुक्त रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बढ़िया है, इसमें हार्मोनिक मीन लेंगे, बिकॉज इसमें क्या है, अलग अलग बाजारों में 5 रुपए के जो है अंडे खरीदे, इसलिए इसका हम कौन सा हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। तो आज के लिए आपको 1981 और 1991 के दौरान भारत की जनसंख्या दी गई है, कोई बात नहीं, आपको इन जनसंख्याओं के औसत करके अवधि के मध्य की भारत की जनसंख्या बतानी है। जनसंख्या की एक सतवर्धी, सत का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस वर्धी दर दिखा रहा है, जैसे 5% बढ़ रही है तो अगले साल फिर से 5% बढ़ेगी दर मानकर। इस मामले में औसत कौन सा उपयुक्त रहेगा, तो इसमें आपको ये समझना है कि कौन सा लगा सकते हो आप। तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन रहेगा, जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या 1 थी, तो नेक्स्ट ईयर अगर आपकी 2 हो रही है तो फिर उससे नेक्स्ट ईयर भी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस क्या है आपकी वर्धी दर है, इंक्रीमेंट है।
तो अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो 1 गुणा 2 गुणा 4 करके मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दूंगा, जो कि जो 2 आएगा। ऐसे ही मान लीजिए 2 है तो फिर 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो इनका भी आप क्या निकाल सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो, जो कि 4 होगा। समझ में आ गया होगा ये तो, आई होप। सैम्पलिंग उतार चढ़ावों से कम से कम प्रभावित कौन होता है? सैम्पलिंग के उतार चढ़ावों से तो आपका मानक विचलन जो है वो कम से कम प्रभावित होता है। वर्गमूल माध्य से माध्य वर्ग विचलन है। क्या बोला है कि वर्गमूल माध्य से माध्य वर्ग विचलन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मानक विचलन होगा। इसी से हम निकालते हैं मानक विचलन। जो माध्य होते हैं उन्हीं के अंदर से हम क्या निकालते हैं, पहले पहले हम विचलन निकालते हैं, उन्हीं से हमें क्या मिलता है, मानक विचलन। मानक विचलन कैसा है? निरपेक्ष माप होता है। गुणांक अगर लगा होता है तो सब सापेक्ष माप करोगे आप कभी भी। विचरण गुणांक, जैसे ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे मानक विचलन पूछा, निरपेक्ष माप है। अगर विचरण गुणांक दिया हुआ है, गुणांक जब भी आ जाए, चतुर्थक विचलन गुणांक भी आ जाए, तो भी आपको सापेक्षिक माप करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सापेक्षिक माप सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विचलन अर्ध अंतः। अर्ध अंतः का मतलब क्या हो गया, आधी, और अंतः मतलब चतुर्थक रेंज, यानी Q3 माइनस Q1, ये तो आगे अंतर चतुर्थक हो गए, और इनको आधा कर दो बस। ये क्या बन जाएंगे फिर आपके, चतुर्थक विचलन भी बन जाएगा। तो चतुर्थक विचलन अर्ध अंतर चतुर्थक रेंज भी कहलाता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। को परिभाषित किया जाता है निचले तथा ऊपरी चतुर्थक के बीच के अंतर का आधा, क्या कहलाएगा, चतुर्थक विचलन। क्या कहलाएगा भाई, चतुर्थक विचलन कहलाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 3 4 5 6 6 8 10 डाटा हेतु चतुर्थक विचलन। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 3 और 3 6 एक साथ, तो मुझे 7 संख्याएं दी हुई है, इसका हमें क्या निकालना है, चतुर्थक विचलन निकालना है। तो पहले तो n/4 होगा, पहले के लिए हम निकालने तो, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या है तो n+1 हो जाएगा। 7 + 1/4 कितना, 8, 8/4 यानी दोगुना पद। दोगुना पद आया है यहाँ पे, तो दूसरा पद क्या है, पहला, और दूसरा पद है 3। अगर मैं इसकी अलग से बात करूं कि हमें Q3 निकालना है, तो 3n+1/4, तो 3 गुणा 8/4, यहाँ से कट गया 2, तो छठवां पद। तो छठवां पद क्या है, यहाँ पे 6 है, ये आपका क्या हो गया, Q3 हो गया। तो 6 - 3 / 2, तो कितना आ गया, 3/2 यानी 1.5 आ गया। तो यही आपका 1.5 है। चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होगा, आपको गुणांक निकालना है, चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है, तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो इसमें से, आपको जो बेहतर लगे, बिकॉज हम किससे निकाल रहे हैं गुणांक, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किससे निकालने हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप सही, 6 4 1 6 5 10 3 का माध्य क्या होगा, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, और फिर इसके बाद देखें तो 10 10 20 हो गया, 6 और 1 7 और 5 12 और 3 15, तो 20 और 15 35 हो गया, और आपकी संख्या कितनी है, 7, तो 7 5 35, तो 5 आपका क्या आ गया, माध्य आ गया। वितरण गुणांक, वितरण गुणांक क्या होता है भाई, आपका जो अगर हमें मानक वितरण गुणांक निकालना है, सीवी निकालना है, तो फिर क्या होगा, आपका मानक विचलन बटे क्या, माध्य इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। सीवी का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार इंटू 100 करना है, ये बात क्या है आपकी, सत्य है। यदि मानक विचलन 5 है, माध्य 5 है, मानक विचलन 2.6 है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना, तो देखिए मैं आराम से निकाल सकता हूँ, 2.6 बाई 5 इंटू 100 बराबर आपका क्या आ जाएगा, सीवी आ जाएगा। तो यहाँ से काटा तो 20 5 100 होता है, और 2.6 को किया तो 5.2 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दिया हुआ 52। ठीक है, 5.2 नहीं आएगा, ये 50 आएगा, बिकॉज एक जीरो लगाए ना इसके। यदि मध्य का 5 है और चतुर्थक विचलन 1.5 है, तो चतुर्थ विचलन गुणांक क्या होगा, तो हमारा क्या था कि चतुर्थक विचलन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कार्टेली डेविएशन इंटू 100 बटे मीडियन, तो आपको कार्टेली डेविएशन कितना है आपको पता है, 1.5 है, और आपकी मीडियन कितनी है, 5 है, इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से काटा तो ये 20 आ गया, 15 दूनी 30 होता है, तो ये आपका 30 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। गणितीय माध्य निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 2 6 8 8 4 12 13 13 8 21 21 5 26 और 2 28, और संख्याएं कितनी है, 7 है, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विचलन के सभी मापों में सर्वाधिक उपयोगी कौन सा माप है, तो आपका कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन है। 6 4 1 6 5 10 4 8 अवलोकनों के लिए रेंज है, रेंज रेंज पूछिए आपको। रेंज देखिए, रेंज का आपको काफ़ी कुछ पता होगा, बट यहाँ पे आपको रेंज निकालनी है, तो हमारे पास देखिए ऊपरी सीमा कितनी है और निम्नतम सीमा कितनी है, वो हमें पता होना चाहिए। देखिए ऊपरी सीमा, निम्नतम सीमा तो ये नजर आ रही है, और निम्नतम सीमा हमको 1 है, और ऊपरी सीमा कितनी है, 10 है, तो इसकी रेंज निकाल लीजिए, 10 - 1 कितनी हो जाएगी रेंज, 9 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप अनुमान लगाने का प्रयास करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप अनुमान लगाने का प्रयास करता है, क्या अनुमान लगाने का प्रयास करता है, केंद्रीय मूल्यों का, सेंट्रल टेंडेंसी के जो है मूल्य, वैल्यूज है, वो निकालने का प्रयास करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को हम क्या कहते हैं, अंतर, औसत, दोनों, क्या कहेंगे भी इनके, इनको हम कहेंगे एवरेज, औसत कहेंगे। माध्य किनारों के मूल्य से प्रभावित होती है, क्या बोलता हुआ है, माध्य जो है, जो किनारों के मूल्य होते हैं उनसे भी प्रभावित होता है, तो बेसिकली होगा, बिकॉज हम तो इसमें सभी जोड़ते हैं, लेकिन माध्यिका नहीं प्रभावित करती, ना ही बहुलक प्रभावित करेगा। 6 7 11 8 का माध्य क्या होगा, 6 7 13 13 और 11 24 हो गया, 24 8 32, और आपके पास संख्याएं कितनी है, 4, तो 8 चौके 32, 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप गणित में